हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन हाइड्रोस्टैटिक्स का लास्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये अपने 5th यूनिट का लास्ट टॉपिक है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। स्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई बॉडी फ्लूइड में सपोज इमर्ज्ड है, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अभी किस तरह का इक्विलिब्रियम इसमें है, उस इक्विलिब्रियम को ही अपन स्टेबिलिटी बोलेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। ये वो सेम टर्म्स हैं जो आप लोगों ने जनरली पढ़ा है। अगर किसी बॉडी को अपन थोड़ा सा उसको मूव कराएं, अगर वो वापस अपनी मेन पोजीशन में आ जाती है, पहले जिसमें थी वापस उसमें आ जाती है, तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को अपन बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थोड़ा सा मूव कराए तो वो आगे और ज्यादा मूवमेंट उसमें होना शुरू हो जाता है, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलेंगे अपन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर अपने थोड़ा सा मूव किया और उसी पोजीशन में वो वापस रेस्ट में आ गई, उसी पोजीशन में इक्विलिब्रियम में आ गई, ना तो वापस पीछे आई ना और आगे मूवमेंट हुआ, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को अपन बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो ये आप लोग एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। मैं नहीं करा रहा क्योंकि इसके यूजेस नहीं है आपके पास। जिसका यूजेस है मैं केवल वही करा रहा हूँ जो एग्जाम में आने लायक हैं। ओके, नेक्स्ट, जैसे ये एक बार बताता हूँ, चलो मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अगर अपन बॉडी को वर्टिकल डिस्प्लेस करें, थोड़ा सा नीचे ले जाएं, तो क्या होगा बेटा? जैसे अपन नीचे ले जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेस वाटर है उसका वेट बढ़ेगा, लेकिन अभी इक्विलिब्रियम है तो डिस्प्लेस वाटर का वेट बढ़ने पर फोर्स ऑफ बायंसी बढ़ेगा। फोर्स ऑफ बायंसी बढ़ने के बाद बॉडी अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन वापस आएगी। उस तरह का इक्विलिब्रियम जो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इस तरह से अगर अपन उसको ऊपर ले जाएं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो डिस्प्लेस वाटर का वेट घटेगा, तो बॉडी का वेट ज़्यादा है तो बॉडी वापस नीचे आएगी, वो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम ही होगा। अब अगर अपन बॉडी को हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करें, यहाँ थोड़ा सा यहाँ ले जाएं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिस्प्लेसमेंट न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट, रोटेशनल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर अपन किसी बॉडी को जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का है G और जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसका सेंटर ऑफ जो उसका वेट है उसका सेंटर ऑफ फोर्स अपना ये H, सेंटर ऑफ बायंसी यहाँ पे लग रहा है H पे, सेंटर ऑफ बायंसी यहाँ पे लग रहा है। तो अगर अपन इसको जनरली ये अगर इस तरह से इक्विलिब्रियम है ना, तो G और H जो है ये वर्टिकली एक दूसरे का वर्टिकली अपवर्ड होता है। अगर अपन बॉडी को थोड़ा सा मूव करें तो सपोज सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब अपना थोड़ा सा यहाँ आ गया और ये H जो पहले था वो यहाँ आ गया, और अब जो डिस्प्लेस्ड वाटर है वो वाटर उतना का उतना ही है सब। अब उसका डिस्प्लेस्ड वाटर का जो बॉयंसी होगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी, वो यहाँ आ जाएगा H डैश। ठीक है बेटा, ये चेंजेस होंगे इसमें। अब एक टर्म होती है मेटा सेंटर। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, समझने में आसानी रहेगी। पुराना वाला सेंटर ऑफ बॉयंसी को G से ज्वाइन करो और H डैश से एक वर्टिकल लाइन बनाओ, तो ये वर्टिकल लाइन की जो डेप्थ होती है, ये वर्टिकल लाइन और HG का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये M कहलाता है मेटा सेंटर। ठीक है, इस मेटा सेंटर पे ही डिपेंड करेगा जो इक्विलिब्रियम है, वो मेटा सेंटर की डेप्थ पे डिपेंड करेगा कि इक्विलिब्रियम जो है स्टेबल है अनस्टेबल है। क्या टर्मिनोलॉजी है बेटा इसके लिए, क्या टर्म्स हैं? पहले मेटा सेंटर की आप डेफिनेशन याद रखेंगे कि अगर बॉडी का किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो G है और सेंटर ऑफ बायंसी जो है H है। अगर बॉडी को थोड़ा सा रोटेट किया जाए तो अब जो न्यू सेंटर ऑफ बायंसी आएगा सच दैट वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर उतना ही है, डिस्प्लेस फ्लूइड का जो वॉल्यूम उतना ही है, तो अब जो डिस्प्लेस फ्लूइड का सेंटर ऑफ बायंसी, उसके कारण जो सेंटर ऑफ बायंसी जनरेट होगा वो इस H डैश पे वर्क कर रहा है। तो H डैश पे एक वर्टिकल लाइन और HG का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मेटा सेंटर M कहलाता है। अब ये इक्विलिब्रियम है जो है स्टेबल होगा अगर HM जो है ग्रेटर देन HG हो, अनस्टेबल होगा अगर HM जो है वो लेस देन HG हो, और न्यूट्रल होगा अगर HM जो है वो इक्वल टू HG हो या GH, एक ही बात है।
ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। अब Hg निकालना बहुत आसान है, किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेस फ्लूइड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना आसान है, दोनों की डेप्थ निकालना आसान है, दोनों की डेप्थ निकल जाएगी तो दोनों के बीच की डिस्टेंस भी इजीली निकल जाएगी इस पोजीशन में, ठीक है। और मेटा सेंटर निकालना थोड़ा सा टीडियस है, लेकिन इसके बारे में आपको दे रखा है क्वेश्चन, आपको फॉर्मूलाज दे रखे हैं कि इस केसेस में इस तरह से सेंटर ऑफ ये HM निकाला जाता है। एक बार मैं फॉर्मूला बता दूं, HM का फॉर्मूला है AK² जहाँ ये A कहलाता है प्लेन ऑफ रोटेशन, एरिया ऑफ प्लेन ऑफ रोटेशन। ये प्लेन ऑफ रोटेशन क्या होता है बेटा, बॉडी को ये जो प्लेन सरफेस जो है, फ्री सरफेस जो है, ये किसी ना किसी शेप में काटेगा, तो उसका जो सरफेस होता है वो प्लेन ऑफ फ्लोटेशन कहलाता है। फ्लोटेशन ध्यान रखना, क्या होता है ये, प्लेन ऑफ फ्लोटेशन, और उसका जो एरिया होता है वही कैपिटल A होता है। K² की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक टेबल दे रखी है आपकी बुक में, ये मैं अभी बताऊंगा आपको। और V जो होता है, ये जो वॉल्यूम इमर्स हुआ है फ्लूइड के अंदर, जितना डिस्प्लेस फ्लूइड है बोल दो, या फिर जो इमर्स बॉडी है उसका वॉल्यूम, मतलब ये जितना पोर्शन बॉडी का इमर्स है उसका वॉल्यूम, वही आपका V होता है। अच्छा, क्या होता है बेटा K² कैसे निकाला जाता है, ये डिपेंड करेगा किस तरह की बॉडी है। अगर थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ A है, अगर ऊपर वाला ये प्लेन ऑफ फ्लोटेशन ये फिगर है, तो उसके केस में अगर एक सेकेंड, ये जो पूरी चीज़ है ना, ये कहलाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी ये वाली चीज़ कहलाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन वॉल्यूम, ये चीज़ कहलाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया इंटू K²। ये आपके वैसे फर्स्ट यूनिट में है, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। तो एरिया इंटू K² मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, तो एरिया तो अपन निकाल देंगे इस तरह से, और K² का फॉर्मूला ये है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन के थ्रू निकाल रहे हो तो ये लेना है, और परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड निकाल रहे हो तो ये लेना है। ये तो चलो कम यूज़ होगा। ट्रायंगुलर लेमिना के लिए मोमेंट ऑफ K² का फॉर्मूला ये रहा, रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए K² का फॉर्मूला ये है। अगर लाइन थ्रू द सेंटर निकाल रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला लेना है, और साइड्स के अलॉन्ग निकाल रहे हो पैरेलल टू साइड 2A या 2B, जो रेक्टेंगल की साइड होती है, अगर साइड्स के अलॉन्ग 2A साइड ये भी 2A, ये 2B, ये भी 2B, अगर साइड्स के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो तो ये लेना है, और इसके बीच में सेंटर से लाइन जो है परपेंडिकुलर लाइन, उसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो तो ये लेना है। सर्कुलर रिंग, अगर जो एरिया है टॉप एरिया, ये मोस्टली यूज यही होगा सर्कुलर रिंग, ये जो शेप है ये वाला, अगर ये सर्कल है तो उस सर्कुलर रिंग के डायमीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए K² जो है वो A²/2 होगा। सर्कुलर एरिया है ऑफ रेडियस A, अगर डायमीटर के अलॉन्ग निकाल रहे हो तो ये A²/4, और परपेंडिकुलर लाइन टू द प्लेन निकाल रहे हो तो ये। ध्यान रखना दोनों में क्या फ़र्क है, अगर रिंग है, रिंग मतलब केवल ये वाला शेप है, ये यहाँ पे एम्प्टी है, बीच में एम्प्टी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और सॉलिड रिंग है, मतलब इसको अपन डिस्क बोलते हैं, डिस्क के अलॉन्ग अगर अपन एरिया निकालेंगे तो ये डायमीटर के अलॉन्ग ये, और बीचों बीच में परपेंडिकुलर लाइन के अलॉन्ग ये वाला। और इलिप्टिक है तो ये इलिप्टिक वाला तो यूज़ होगा नहीं, एक आप ये यूज़ कर ले, याद कर लेना अच्छे से, एक रेक्टेंगल वाला यूज़ कर लेना, ट्रायंगल वाला, बस ट्रायंगल वाला भी कम यूज़ होगा, 2 यूज़ होंगे, रेक्टेंगल वाला या फिर सर्कुलर वाला, ठीक है बेटा। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं अपन, और बताता हूँ आपको एक्चुअली क्वेश्चन होगा कैसे। एग्जाम्पल 1, इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम्पल 1 अच्छे से कर लेना आप लोग। क्या है, इफ द फ्लोटिंग सॉलिड ऑफ बी अ सिलेंडर with axis vertical and the ratio of specific gravity of that of liquid is rho, prove that the equilibrium will be stable if the ratio of radius of the base to the height height be greater than this। अच्छा, क्वेश्चन समझना बेटा, एक सिलेंडर है, उसको अपने फ्लूइड में इमर्स किया, अपन को प्रूव करना है कि जो रेशियो ऑफ R/H जो है वो ग्रेटर देन, अगर 2 रो 1 - रो से बड़ा हो, अगर R/H इससे बड़ा हो तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा। और ये दिया हुआ है रो, ये सिग्मा क्या है बेटा,
ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिलेंडर रो 1 मान लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड मान लेते हैं रो 2। रो 1 बाय रो 2 जो है ना, ये सिग्मा है आपके लिए, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं। देखिए ये बॉडी अपने थोड़ी फ्लूइड में इमर्स की, इसकी रेडियस मैंने मानी स्मॉल आर और इसकी हाइट मैंने मानी स्मॉल एच। अपन ये मान लेते हैं ये जो हाइट है जो फ्लूइड में इमर्स्ड है, ये हाइट है एच डैश, तो ये हाइट ऑब्वियसली होगी एच माइनस एच डैश। ये सब आप लैंग्वेज में लिखेंगे, ज़रूरी है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए। चलिए तो अब अपन को क्या पता है बेटा, एच जी निकालना है और एच एम निकालना है। एच जी क्या होता है बेटा, इसका एच और जी बताओ। इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो जी होगा, तो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्वियसली बीचों बीच में होगा और वो यहाँ पे होगा ना बेटा, इधर से बीच में और इधर से बीच में, ठीक है ना। ये जो लेंथ है जी तक, ये h/2 होगी और ये भी h/2 होगी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, सेंटर ऑफ बायनेंसी कहाँ होगा बेटा, कैपिटल एच। कैपिटल एच होगा, देखो फ्लूइड जो इमर्स डिस्प्लेस हुआ है वो इतना है, ये सिलेंडर जो है ना इसके वॉल्यूम जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, तो इसका जो सेंटर होगा वो कैपिटल एच होगा। ये होगा h'/2 और ये भी होगा h'/2, है ना। तो GH कैसे निकलेगा बेटा, देखो ये h/2 है, ये h'/2 है, तो GH कितना होगा h/2 माइनस h' यानी कि 1/2 ऑफ h माइनस h2। GH हमेशा इतना इजीली निकल जाएगा, इसमें कभी कुछ भी टफ नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना HM। HM क्या होगा, HM होगा AK² ध्यान से देखना। A क्या होगा बेटा, ये जो आपका प्लेन ऑफ फ्लोटेशन है ये वाला, मतलब प्लेन सरफेस ने सिलेंडर को काटा तो ये सर्कल बना, ये सर्कल का एरिया होगा अपना A, तो सर्कल का एरिया होता है πr²। K बेटा, K² का फॉर्मूला ये रहा कि अगर सर्कुलर एरिया है तो अपना जो K² है इसके फॉर्मूलाज ये रहे, डायमीटर के अलॉन्ग ये रहा और परपेंडिकुलर लाइन के अलॉन्ग ये रहा, ठीक है। तो अभी मैं डायमीटर के अलॉन्ग निकाल रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फॉर्मूला ये लगेगा r²/4। ध्यान रखना इसमें रेडियस a है, मैंने रेडियस r ली है, अपॉन वॉल्यूम, ये जो इमर्स हुआ है सॉलिड इसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा, πr²h, πr²h की जगह h' आएगा, ठीक है। ये πr² से πr² कट गया, r²/4h। अब द इक्विलिब्रियम, आपको स्टेबल पूछा है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में, तो इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल इफ HM इज ग्रेटर देन GH, जैसा कि मैंने आपको बताया। HM के लिए तो है अपने पास r²/4 और GH के लिए अपने पास हाफ ऑफ h माइनस h', ठीक है। लेकिन लाना क्या था अपन को, r/h का रेशियो लाना था, है ना। तो कैसे करें बेटा, एक काम करते हैं, पहले 2 से 2 कट जाएगा, r² = 2 ग्रेटर देन h माइनस h'। मैं काम करता हूँ h का रिलेशन एक लिखते आता हूँ, कैसे लिखा आता हूँ बेटा देखना, सिंस वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होगा। इस सिलेंडर का वेट और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट बराबर होगा, तो वेट ऑफ द सिलेंडर कितना होगा, πr²h, वॉल्यूम हो जाए h हो जाएगा अपने पास बेटा πr²h रो 1 g, ठीक है। वॉल्यूम इनटू वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, ये जो इमर्स हुआ है उसका सॉलिड का वेट कितना होगा बेटा, जो इमर्स हुआ है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड जो है उसका वेट कितना होगा बेटा, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम तो होगा πr²h' और उसकी वेट पर यूनिट वॉल्यूम होगा रो 2 g, g से g कट जाएगा, πr² से πr² कट जाएगा, रो 1 अपॉन रो 2 की वैल्यू मिल जाएगी अपने पास h'/h, ठीक है। और इसी से ही रो 1 अपॉन रो 2 की वैल्यू तो क्या है बेटा, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया सिग्मा है, तो h'/h की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, सिग्मा। तो भाई काम करते हैं अपन, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, डिवाइड द इक्वेशन बाय h², ठीक है।
मैं यहाँ थोड़ी गड़बड़ी कर दी मैंने, ये एच डैश लिखना भूल गया था मैं यहाँ एच डैश है अपॉन में, तो वहाँ पे एच डैश चला जाएगा। अब एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आर बाई एच का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 एच डैश बाई एच, एक एच अंदर बाहर डिवाइड किया, एक एच अंदर डिवाइड कर दो, 1 माइनस एच डैश अपॉन एच। अब एच डैश अपॉन एच की जगह तो सिग्मा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा रो अपॉन एच का स्क्वायर जो है ग्रेटर हो 2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा। अब ये सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं इसलिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड, तो आर बाई एच जो है ग्रेटर देन होना चाहिए 2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा के, हेंस प्रूव्ड। ओके बेटा, सिंपल है। इस तरह के और क्वेश्चंस भी हैं। ये एग्जाम्पल 1 आप लोग को मैंने करा दिया है, एग्जाम्पल 2 2015 में आया हुआ है, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 6, ये 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं देखता हूँ आपको कोई कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी आप लोग करिएगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल 4 और करा देता हूँ। A solid cone of semi-vertical angle alpha, okay, and specific gravity sigma floats in equilibrium in the liquid of specific gravity rho. कौन है वो फ्लोट कर रहा है, सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो अल्फा है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है सिग्मा और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है रो। डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ फॉर विच द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। ओके, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा प्लेन ऑफ फ्लोटेशन वो सर्कल होगा। चलो, तो कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है बेटा, आपको बताया गया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोन का ये डेप्थ h, ये अगर टोटल हाइट h है ना, तो ये h/4 होती है, ये 3h/4 होती है, ठीक है। और h जो होगा कैपिटल H, ये स्मॉल h है, ये स्मॉल 3h स्मॉल h/4 होगी, और ये जो है फोर्स ऑफ बायंसी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैपिटल H। ये बेटा अगर ये हाइट h डैश है तो ये होगी h'/4 और ये होगा 3h'/4, ठीक है बेटा। तो hg कैसे निकलेगा, ये लेंथ कैसे निकलेगी, hg क्या होगा OG माइनस OH। OG तो अपने पास है 3 स्मॉल h/4 और OH है अपने पास 3h'/4, है ना, तो ये आ जाएगा 3/4 कॉमन h माइनस h', ठीक है। और HM कैसे निकलेगा बेटा, HM का वही फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन v। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा, ये एरिया ऑफ फ्लोटेशन कितना होगा पाई, ये रेडियस वन मान लेते हैं r डैश, ठीक है। तो h' अपॉन r' जो है वो 10 अल्फा होगा, ठीक है। और ये रेडियस मान लेते हैं अपन r, तो h अपॉन r, ये उल्टा लिख दिया, r अपॉन h, r' अपॉन h' जो है वो 10 अल्फा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, ये एंगल अल्फा है ना। नेक्स्ट h r अपॉन h, यहाँ पे भी उल्टा लिख दिया, r अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा 10 अल्फा, ठीक है। तो r डैश की वैल्यू मिल जाएगी h डैश 10 अल्फा, एंड यहाँ से r की वैल्यू मिल जाएगी h 10 अल्फा, ये ध्यान रखना आप। तो एरिया क्या होगा बेटा, इस सर्कल का एरिया का पाई r स्क्वायर, तो पाई r डैश का स्क्वायर, k स्क्वायर क्या होगा बेटा, ये एरिया सर्कल है, तो सर्कल के सॉलिड सर्कल है ना, मतलब डिस्क है, तो इसके अलोंग जो k स्क्वायर होगा उसका फॉर्मूला ये रहा है, a स्क्वायर अपॉन 4, तो ये होगा a स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, a स्क्वायर होगा बेटा इस सर्कल की रेडियस, तो रेडियस तो r डैश है, r डैश स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन वॉल्यूम, ये जो नीचे वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम, जो फ्लूइड डिस्प्लेड है उसका वॉल्यूम कितना आएगा बेटा, 1/3 कोन है ना, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, r की जगह r डैश का स्क्वायर, h की जगह आएगा h डैश। बस सॉल्व कर दो उसको, पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर गया, डैश है सॉरी, पाई r डैश का स्क्वायर से पाई r डैश का स्क्वायर गया, यहाँ थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ मैं, हमको चाहिए कि r डैश की जगह लिख देता हूँ मैं h डैश 10 अल्फा, इसका स्क्वायर हो जाएगा,
ये 3 जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में चला जाएगा और 4 अपॉन में आ जाएगा। एच डैश लिख देता हूँ वापस, एच डैश लिख देता हूँ। ये आ गया 3/4 एच डैश का स्क्वायर एच डैश 10 स्क्वायर अल्फा। ये अपने पास एच एम आ गया। अब द इक्विलिब्रियम is stable if hm is greater than hg हो। ये अपन ने पढ़ा था बेटा। तो व्हाट इज hm? 3/4 h 10 स्क्वायर अल्फा इज ग्रेटर देन 3/4 h माइनस h डैश। थोड़ा इसको सॉल्व करता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ। तो ये h डैश है, ये 3/4 एच डैश को इधर ले लेता हूँ और 3/4 कॉमन ले लेता हूँ और एच डैश भी कॉमन लेता हूँ। तो 10 स्क्वायर अल्फा कॉमन बचेगा और 3/4 एच डैश में से यहाँ प्लस का 1 बचेगा। इज ग्रेटर देन 3/4 एच, 3/4 से 3/4 तो गया। एच डैश सेक स्क्वायर अल्फा इज ग्रेटर देन एच। ठीक है बेटा। अब अपन को एच डैश बाई एच के लिए लानी है। एच डैश बाई एच ग्रेटर देन हो 1/सेक स्क्वायर अल्फा से, यानी कि इसको तो अपन कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब अपन को रिलेशन एच और एच डैश तो अपन ने माना है ना, इसको अपन अपना आंसर में नहीं छोड़ सकते। अपन को रो और सिग्मा में क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें आंसर छोड़ना है, तो कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू रो और सिग्मा में रिलेशन बहुत इजीली आ जाएगा। रो सिग्मा और एच डैश में कैसे? सिंस वेट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होगा। वेट ऑफ द कोन कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रो जी भी लिखना है, और यहाँ पे 1/3 पाई आर डैश का स्क्वायर एच डैश और सिग्मा जी। ठीक है बेटा। 1/3 पाई कट गया, जी से जी भी कट गया। आर स्क्वायर की जगह लिख देता हूँ मैं एच 10 अल्फा, तो एच स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। एच रो इसको हो जाएगा एच डैश का स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा और एच डैश सिग्मा रो 10 स्क्वायर अल्फा से 10 स्क्वायर अल्फा गया। एच क्यूब अपॉन एच डैश का क्यूब, तो एच अपॉन एच डैश का होल क्यूब हो जाएगा, इसको टू रो अपॉन सिग्मा आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से एच अपॉन एच डैश की वैल्यू आ जाएगी रो अपॉन सिग्मा की पावर 1/3। तो यहाँ पे एच डैश अपॉन एच ही ना, उल्टा लिख रहा हूँ इसको, सिग्मा अपॉन रो की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गया सिग्मा अपॉन रो जो है ग्रेटर देन होना चाहिए कॉस की पावर 6 अल्फा। ये कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। ओके बेटा। एग्जैक्टली सेम तरीके से ही बाकी के क्वेश्चंस भी हैं, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग कीजिएगा और डाउट हो तो मुझे पूछेगा। अपना हाइड्रोस्टैटिक्स जो है ये कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।